हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आ जाइए। तो मान लीजिए ऐसा है कि अपने पास एक प्लेन सरफेस रखा। प्लेन सरफेस कहने का तात्पर्य ये है कि इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन वगैरह अभी नहीं है, बाद में होंगी। कितनी होगी हम लोग देखेंगे। तो अपने पास प्लेन सरफेस है, मान लिया दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है, दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ठीक है। इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो सपोज इस पे हम लोग ले लेते हैं 5-5 kg के ब्लॉक ले लेते हैं, मान लो 5 kg, और ये भी 5 kg का ही ले लेते हैं, और इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पूछा जाएगा कि बताओ ये जो वायर है बीच का जो वायर अपने को दिख रहा है, ठीक है, वायर को मान लो मैंने व्हाइट से दिखा दिया। तो अपने को पूछा जाएगा कि बताओ इस वायर पे टेंशन कितना लगेगा, इस वायर पे टेंशन कितना लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कहने का तात्पर्य क्या है वो समझे पहले, कि हम लोग क्या करेंगे। एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा, है ना। एक सेकंड, हम लोग बात कर रहे थे कि फ्री बॉडी डायग्राम में मान लो इस सवाल में बोला गया अपने को कि टेंशन 1 एंड टेंशन टेंशन निकाल लीजिए, टेंशन निकालने बोला गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस टाइप के सवाल के लिए अपने को सबसे पहले चूज करना होता है फाइंड द सिस्टम, जिसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब ये जो अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक है, इसमें से अपना सिस्टम चूज करना है। तो पहला पार्ट क्या होता है, चूजिंग सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट इज चूजिंग system of analysis of analysis, choosing system of analysis, कि इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम आप लें जिस पे आप एनालिसिस कर सके। तो अपने को सबसे पहला काम क्या है, एनालिसिस लेना, ठीक है। एंड यहां पे तो चलो एक पार्ट है ना। तो इसी में सिस्टम ऑफ एनालिसिस में ये बात भी दिमाग में रखें कि द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स, द एक्सेलरेशन ऑफ the acceleration of all the part all the part in a system should be same, ठीक है। अच्छा, इस बात को थोड़ा और समझते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्ट इन द सिस्टम शुड बी सेम। तो यहां पे हम लोगों ने तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, तो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का सेम रहेगा। और ऑल द सिस्टम्स विच आर कनेक्टेड उनका भी एक्सेलरेशन सेम है। तो ये पूरे का अगर आप इसको एक यही लेकर चलें, इस पूरे को हम लोग एक सिस्टम लेकर चले, तो इसको और कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग 10 kg का ब्लॉक, है ना। चाहे तो आप इसको भी सिस्टम ले सकते हैं, और यहां पे 50 न्यूटन फोर्स लग रहा, ठीक है। तो इस पूरे का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे का आप अगर आप चलो यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम हम लोग निकाल लें, होल सिस्टम हम लोग निकाल लें, तो फोर्स कितना लग रहा, 50, और एक्सेलरेशन मास कितना है अपने पास, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हम लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, मास है 10 kg का, तो एक्सेलरेशन आया 5, ठीक है। क्या यहां तक सबको समझ में आया है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ड्रॉ द पार्ट on which analysis to be done. Draw the part on which analysis to be done. On which analysis to be done. तो इनमें से कौन सा पार्ट है जिसको एनालिसिस करना है, आप उसको ड्रॉ करिए। एंड अप्लाई एंड अप्लाई all the force which are acting on it, which are acting on it, acting on it. डोंट ड्रॉ कौन सा फोर्स, डोंट ड्रॉ द फोर्सेस, डोंट ड्रॉ द फोर्सेस
अप्लाइड बाय द बॉडी और अप्लाइड बाय द पार्ट. ड्रॉ, डोंट ड्रॉ द फोर्सेस which are applied by the part. ठीक है, ये पार्ट जिस पे फोर्स लगा रहा उसको ड्रॉ नहीं करना आपको, इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं. तो अगर ये ब्लॉक मैं ड्रॉ करूं बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक 5 kg का ही ब्लॉक ले लेते हैं, मान लो 5 kg का ही अपने पास ब्लॉक है. फोर्स लग रहा कितना इसमें, 50 न्यूटन आगे की तरफ. अब देखो इसमें टेंशन लगेगा बेटा, हम लोग टेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, लास्ट क्लास पढ़े थे. तो टेंशन यहाँ पे पीछे की तरफ खींच रहा है इसे, ये हम लोग इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स से देख रहे हैं. और इसका एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ. ठीक है, यहां तक समझ. नाउ रिप्लेस, थर्ड पॉइंट इज नाउ replace the part with a point object, and draw all the forces which are acting on it. All the forces which are acting on it. ठीक है, तो हम लोग क्या थर्ड पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि आप क्या कर दे बेटा, देख बेटा हम लोग क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है, ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दो. तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब क्या, पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे सिचुएटेड है, और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब लिख दो. 50 आगे लग रहा है ना, पीछे की तरफ टेंशन लग रहा, आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा, वो लिख दो. ठीक है, तो लिख दिया. एंड राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड सिंप्लीफाई. ठीक है, समझ में आया क्या, मैं वापस से बता रहा हूं, है ना, वापस से बता रहा हूं. देखो बेटा आराम से समझना, क्या बोल रहा अपने पास बोला क्या कि फ्री बॉडी डायग्राम, पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, दो ब्लॉक्स हैं या मल्टीपल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं. अपने को क्या करना है, अपने को पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेना. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स टोटल मास हम लोगों ने निकाल लिया. अब आते हैं सिस्टम में कुछ पार्ट का एनालिसिस करने का. तो सपोज मान लो ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो पूरे सिस्टम का पहले तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिया, जो कि नेट डायरेक्शन अगर फोर्स की आगे की तरफ है तो आगे की तरफ ही रहेगा. उसके बाद क्या करना, आपको पार्ट ड्रॉ कर लेना. तो हम लोगों ने पार्ट यहां पे ड्रॉ कर लिया, उस पार्ट का जितना मास था वो ड्रॉ कर दिया, और उस पे फोर्सेस एक्ट हो रहे थे. वो कौन से फोर्स नहीं लेने हैं, जो उस बॉडी ने किसी दूसरे बॉडी पे लगाया होगा, है ना, उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं. लेकिन बात को समझना कि मैं जिस पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं अपने सामने आपको पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो आप भी मुझे पुश करोगे, तो आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स मुझ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आप पे लगाया वो नहीं ड्रॉ करना. ठीक है, तो वो यस सर। हम लोगों ने लिख लिया, थर्ड पॉइंट क्या है कि आप इस पूरे बॉडी को रिप्लेस कर दो एक पॉइंट मास से, और जो जो आपने लिखा था, जैसे टेंशन वगैरह लिखा था हम लोगों ने, उसको वापस से लिख दो, और न्यूटन का सेकंड लॉ लिखिए, आप सॉल्व कर लेंगे. क्या समझ में आया ये पूरी बात. अब देखो बेटा, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अपने को टेंशन निकालना था ना, तो चलो हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे अपने पास था पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा था 50 न्यूटन आगे की तरफ, एक्सेलरेशन आगे की तरफ, टेंशन पीछे की तरफ. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस टेंशन, ये क्या है, ये एफ नेट. याद करो बेटा, एफ नेट का न्यूटन लॉ क्या बोला था, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड मैंने लिखाया भी था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड एफ नेट शुड बी इन सेम डायरेक्शन. तो एफ नेट आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है. 50 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास कितना था बेटा इसका, 5 kg का था मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, 50 माइनस टेंशन, ये मास
5, एक्सेलरेशन भी कितना आया था 5, तो 25 हो गया, यानी टेंशन इज इक्वल टू कितना आया 50 माइनस 25, यानी टेंशन इज इक्वल टू कितना है 25 न्यूटन। क्या ये बातें सबको चमका? बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। आइए, तो सबसे पहला बात जो हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग एक साथ काम करेंगे। अब ये अपने मान लो एक वॉल है ना, मान लो अपने पास वॉल है, और वॉल से लगाया हुआ क्या है अपने पास, ये वॉल से लगा हुआ अपने पास एक रस्सी है, रस्सी है। तो रस्सी कैसा है? मासलेस स्ट्रिंग। रस्सी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, मासलेस, मास के बिना वाली स्ट्रिंग, है ना। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि मास नेग्लिजिबल है, मासलेस स्ट्रिंग है ये। मास वाले स्ट्रिंग भी होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो मासलेस स्ट्रिंग है। अच्छा, यहां पे नीचे एक ब्लॉक लगाया गया, नीचे एक ब्लॉक लगाया गया जिसका मास m है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, इससे काम नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना दिया जाता है, इतना छोटे से काम नहीं चलेगा, अपने को समझने में दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, तो ये स्ट्रिंग को थोड़ा लंबा ले लिया, यहां पे अपने पास लगा है मास। ठीक है, अच्छा, तो अपने को बताना है कि इसका पहले एफबीडी से ड्रॉ करिए। अच्छा, एक बात सभी लोग बेटा बताना, है ना, चैट बॉक्स में लिख देना कि अगर बेटा अगर इसको ये दोनों कनेक्टेड है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, बता सकते हैं क्या? हम लोग भी बता सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बता, क्या ये ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ दिख रहा है क्या, कि सर ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, कहीं ये जाता हुआ दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख नो रहा। सर। झूला, झूला आपका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आपने झूला लटका दिया तो झूला क्या हवा में ऊपर नीचे हो रहा है क्या? भूत चुड़ैल आत्मा तोड़ने यार उसमें, नहीं ना हो रहा है, अरे नहीं ना हो रहा है। तो देखो फोर्स बैलेंस है बेटा, ये एक्सेलरेशन कहीं नहीं है सर, एक्सेलरेशन नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहे हो सर, कहाँ गया जी? जी बेटा लग रहा है, जी लग रहा है, लेकिन वो जी किस में लग रहा? वेट लग रहा, तो जी एक फोर्स लगा दिया, जो फोर्स जी के कारण लग रहा है एम जी, है ना। तो इसका कोई यस। एक्सेलरेशन नहीं है, वेट लग रहा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा बेटा? टेंशन लग रहा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है सर? 0 है। तो अगर न्यूटन का लॉ लिखे हम लोग एफबीडी ड्रॉ करने वाले हैं, तो एफबीडी ड्रॉ करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले करें, बाद में हम लोग तो ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये अपने पास टेंशन होगा, नीचे की तरफ mg होगा, है ना। एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या लिख सकते हैं? टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि एफ नेट कितना हो गया? 0 हो गया। एफ नेट 0 है, तभी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आया ना? इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करते हैं हम लोग, है ना, बहुत बेहतरीन, हम लोग दो चार पॉइंट और ऐड करेंगे। कि मान लो सर यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक बीच का पॉइंट ले लेते हैं, एक टॉप का पॉइंट ले लेते हैं। तो ए ले लिया, बीच का पॉइंट बी ले लिया, फिर सी ले लिया। तो अपन ने बोला मासलेस है ना, तो कहीं मास है नहीं, मतलब जो कि बॉटम में टेंशन लगा वही यहां पे भी लग रहा, वही यहां पे भी लग रहा, वही यहां पे भी लग रहा, वही यहां पे भी, वही यहां पे, मतलब सब जगह टेंशन बराबर ही लग रहा पूरे स्ट्रिंग में। अगर सोचो नहीं होता, अगर टेंशन नहीं बराबर होता तो क्या होता? स्क्रीन टॉट नहीं होता, स्क्रीन टाइट नहीं होता, मतलब क्या? यस सर, तब तो लूज रहता हो। लूज रहता वो, तो ऐसा तो नहीं है, लूज होता तभी टेंशन 0 होता, मतलब सब जगह टेंशन लग रहा है, और टेंशन बी पे भी कितना है? टी ही है, और टेंशन एट ए भी टी ही है। क्यों? क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ये बात समझ में आया, है ना। सेकेंड केस क्या लेते हैं बेटा, कि मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया अपने पास, ऐसा सिचुएशन है, सेकेंड केस ले रहे हैं, ये अपने पास वॉल है, स्ट्रिंग का मतलब छत है अपना, है ना। इस बार मास ऑफ स्ट्रिंग लिया गया है ना। तो मास ऑफ स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, सपोज m इज द मास ऑफ स्ट्रिंग, m इज मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग मतलब रस्सी का मास ले लिया है आपने, एंड l इज लेंथ, इसका लेंथ l है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटू रस्सी बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसका मास भी है, तो मोटू रस्सी बनाया। अच्छा, और ये लटका हुआ है, ठीक है, सिर्फ रस्ते ही अभी लटका रहे, ब्लॉक को हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इसके लिए अगर कभी भी ऐसा देखे ना, अब देखो मास इसका वैरी कर रहा है ना, हर सेक्शन का अलग लग रहा है, यहाँ पे वेट अलग होगा, यहाँ अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा। तो हम लोग इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको आप हमेशा याद रखें, जब मास और लेंथ दिया हुआ, तो मास पर यूनिट लेंथ हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ,
मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसका तो सब जगह अलग अलग टेंशन लग रहा होगा, है ना। टेंशन किस पे डिपेंड करता है? अब टेंशन पे मैं आपको एक और खतरनाक बात बताता हूँ। देखो, मान लो आप सी पे चीटा बनकर बैठ जाओ, तो आपको कितना ब्लॉक को खींचना होगा? आप इमेजिन करो चीटा बनकर वहां बैठे हो, आप बोलोगे भाई रस्सी नहीं टूटना है, मतलब आप कितना फोर्स लगाकर खींचोगे? आप बोलोगे कि सर एमजी लगा रहा हूं मैं तो, है ना। दूसरा चीटा बनकर आप बी पर बैठ जाओ, आपने बोला सर बीच में तो कोई मास ही नहीं है, कितना खींचना था? एमजी खींचना है। सी पे बैठ जाओ, कितना खींचना है? नीचे अपने को दिखा और अरे रस्सी का तो मास ही नहीं है, सिर्फ एमजी खींचना। तो वैसे चीटा बनकर हम लोग बैठेंगे, मान लो किसी डिस्टेंस एक्स पे बैठ गए, कोई भी नॉर्मल डिस्टेंस एक्स पे बैठ गए हम लोग, ठीक है, ये है एक्स। पहली बात आप बताओ, ये अपने पास है पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, सेंटर पे है पॉइंट नंबर बी, और ऊपर है पॉइंट नंबर ए। तो आप बताओ बेटा कि पॉइंट नंबर सी पे टेंशन कितना लगेगा? देख बेटा, सी पे आप चीटा बनकर बैठ जाओ, आप चीटा बनकर जैसे ही बैठे सी पे, तो आपको कितना मास खींचना है? आप सी पर बैठ जाओ, क्या सी पे के नीचे, सी पे आप बैठे हो तो आपको नीचे से कोई मास उठाना पड़ रहा है क्या? कोई नीचे से मास नो उठाना सर। पड़ रहा है क्या? कोई मास नो ही सर। नहीं है सर नीचे, मतलब टेंशन एट सी कितना है? जीरो है। समझ में आया? सी पे कोई मास ही नहीं यस है, सर। नीचे उठाना पड़ेगा ना। आप समझ लो, बकेट आप लेते हैं, बकेट उठाए हुए हैं, तो बकेट के नीचे एक चीटा बनकर बैठ जाओ, तो चीटा को क्या उठाना पड़ रहा? कुछ नहीं, खाली है। तो खाली है तो फिर कितना मास लगेगा? मास है ही नहीं सर, मास नहीं है तो कितना आपको वेट उठाना पड़ रहा? जीरो उठाना पड़ रहा। तो टेंशन एट सी कितना आ गया? जीरो। ठीक है, कोई एक आर्बिट्री डिस्टेंस हम लोग लेते हैं एक्स पे, तो एक्स पे ये जो मास है, ये इसका मास कितना होगा? तो इसका मास हम लोग निकाल रहे हैं एम एक्स। ये क्या है? मास ऑफ द एक्स डिस्टेंस या एक्स रॉड। तो एम एक्स कितना होगा बेटा? आपके पास क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स है। देखो, मास पर यूनिट लेंथ आपने निकाला, इंटू लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा? वो मास बाकी रहेगा। तो मास पर यूनिट लेंथ या इस पोर्शन का अगर मास निकाले आप, इसको दिमाग से ध्यान से समझना, वो कितना आएगा? लैम्डा इंटू एक्स के बराबर आएगा। यानी कितना आया ये? एम अपॉन एल इंटू एक्स। अब एक्स भी डिस्टेंस में, एल भी डिस्टेंस में, कट जाएगा, मास ही आ रहा ना, मास ही आ रहा ना। तो ये है यस सर। मास ऑफ एक्स डिस्टेंस। तो आपको मास ऑफ एक्स डिस्टेंस अगर पता चल गया, तो टेंशन एट एक्स कितना निकालेंगे बेटा? टेंशन एट एक्स कितना निकलेगा? वो निकलेगा सर मास एक्स इंटू जी के बराबर। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। यानी मास ऑफ एक्स अपने को पता है क्या है बेटा? चलो मैं लिख दे रहा हूं वापस से। तो टेंशन एट एक्स अपन निकाल रहे हैं, वो कितना होगा? मास एट एक्स कितना है? एम बाई एल इंटू एक्स है सर, इंटू जी के बराबर। तो अपने पास निकल गया। अच्छा, अब बी पे आओ। देखो, बी ऐसा पॉइंट है जिस पे आप रियलाइज करोगे, तो टेंशन एट बी हम लोग निकाल रहे हैं। तो बी कौन सा? आधा। अगर आप बी पे चूटा बनकर बैठ जाओ, चीटा बनकर बैठ जाओ, तो आपको कितना मास उठाना पड़ रहा है? एम बाई टू उठाना पड़ रहा है ना, है ना। टेंशन एट हाँ बी, सर। एम बाई टू। टेंशन एट बी देखो, टेंशन एट बी देखो, तो अपने को कितना मास उठाना पड़ रहा है? एम बाई टू उठाना पड़ रहा है सर। कितना एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ? जी लग रहा। तो टोटल वेट जितना या टोटल फोर्स या टेंशन जितना आपको लगाना पड़ेगा, वो कितना होगा? एम बाई टू इंटू जी। अब देखते हैं इससे हम लोग सिंप्लीफाई करके टेंशन एट बी। देखो, तो अपने पास एम बाई एल, टेंशन एट बी इस फॉर्म से निकाले, एक्स की वैल्यू कितना रख सकते हैं आप? एल बाई टू। बॉटम से एक्स कहां से ले रहे हैं हम लोग? बॉटम से। तो अगर आप टेंशन एट बी निकाले, तो कितना निकाल सकते हैं? एम बाई एल। और एक्स की वैल्यू कितना लिख रख दे बेटा? एल बाई टू, क्योंकि आप आधा डिस्टेंस का देख रहे हैं। तो कितना आया? ये वही आया ना जो हम लोग लिख रहे थे, एम बाई टू इंटू जी। सही समझा क्या? हाँ सर, समझ गए। समझ में आया ना? एम बाई टू इंटू जी। अगर आप सी पर, ए पर बैठ जाओ, तो कितना वेट अब उसको खींचना पड़ रहा? कितना वेट खींचना पड़ रहा उसको? आप बोलोगे सर उसको तो एम पूरा का इंटू पूरा जी। रस है, बिल्कुल। तो अब उसके लिए भी आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? एम बाई एल इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एल इंटू जी। यानी कितना आया ये? एम इंटू जी। समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझाना बेटा। आते थर्ड केस में। तो थर्ड केस क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड केस क्या बोल रहा है कि सर इसमें मास ऑफ द स्ट्रिंग भी ले लो। मास ऑफ द स्ट्रिंग भी ले लिया सर, है ना। और इसमें ब्लॉक को भी लटका दो। तो मास ऑफ द स्ट्रिंग भी ले लिया हम लोगों ने, ले लिया। और नीचे एक ब्लॉक को लगा दो, तीन नीचे ब्लॉक भी लगा दिया। ठीक है, नीचे एक ब्लॉक भी लगा दिया। तो इसका मास स्मॉल एम, इसका मास ले लेते हैं हम लोग कैपिटल एम एंड लेंथ एल। ठीक है, आ जाइए। तो अब अपन वापस से पॉइंट वही ए, सेंटर का पॉइंट बी, और ऊपर का पॉइंट सी ले लेते हैं। क्या अपोजिट ले लिया क्या? ए बी सी, नीचे कहीं सी ले लेते हैं।
जैसा पहले था। अच्छा, अगर आप बेटा चीटा बनकर बैठ जाएं, तो जैसे ही आप चीटा बनकर बैठे तो आपको टेंशन एट सी कितना दिखेगा, आपको कितना एम मास जी। उठाना, mg, तो है ना। एम जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोल, बहुत सही बात। अगर आप बेटा बी पे बैठते हैं, पहले मैं बी ए का निकाल लेता हूं, फिर जनरल पॉइंट भी बता देंगे। तो बी का अगर हम लोग टेंशन ले बेटा, बी का टेंशन ले, तो बी को कितना उठाना पड़ेगा, आधा मास रोप का और नीचे वाले ब्लॉक का, है ना। तो टेंशन एट बी आप लोग खुद भी बोल सकते हैं कितना होगा, एम कितना इंटू होगा। एम बाई टू इंटू जी। सबको समझ में आया क्या बेटा। यस। पहले जिसको नहीं आया मैं वापस बता रहा हूं, mg ब्लॉक का मास प्लस रोप का मास कितना उठाना पड़ रहा, m/2 इंटू जी के बराबर। ठीक है, टेंशन एट ए पे आ जाओ बेटा, कितना उठाना पड़ रहा पूरा। एम जी। बिल्कुल ठीक, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। सबको समझ में आया ना यहां तक, यहां तक यस सर। समझ में आया। यस। आ जाओ बेटा, अब तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं, है ना, या जनरलाइज केस ले रहे हैं, कि मान लीजिए सर ऐसा कर देते हैं, इस बार किसी जनरल पॉइंट पे ले लेते हैं, एक्स पे ले लेते हैं। ठीक है, टेंशन एट एक्स ले लेते हैं हम लोग, टेंशन एट एक्स। तो टेंशन एट एक्स कितना होगा बेटा, टेंशन एट एक्स, पहले एक्स का मास तो निकाल दो सर। एक्स का मास कितना था अपने पास, एम बाई एल एक्स एम इंटू एक्स। बाई एल, कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम, उसको मैं रब कर देता हूं, कैपिटल एम है, कैपिटल एम, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी। ये रोप के कारण हो गया है ना, और ब्लॉक के कारण कितना, mg हो गया। तो किसी भी टेंशन पे आप ये निकाल सकते हैं। मान लो अगर आप बी वाले पॉइंट पे चले गए तो x की वैल्यू l/2 रखो, देखो m/2 इंटू जी प्लस mg हो गया। a पे चले गए तो x की वैल्यू कितनी हो गई, l। आप देखना x कहां से लिया है हम लोगों ने, नीचे से लिया है, इस बात को दिमाग में रखना बस, है ना। ठीक है, आपको क्या निकालना, टेंशन वन टेंशन सर टू हिंट की मत वैल्यू बताइए, हम निकालेगा इस बार। निकालिए, निकालिए निकालिए, आप लोग सब लोग ट्राई करिए, है ना बेटा। फिर से बता रहा हूं, आप वन पे बैठ गए या टू पॉइंट पे बैठ गए, आपको कितना मास उठाना पड़ रहा है, 10 kg इंटू जी, वो वेट हो गया, तो 100 न्यूटन आ गया। आप ए पर बैठ गए या इस पॉइंट पे बैठ गए जहां टेंशन वन निकालना है, तो वहां पर कितना निकला बेटा, वहां पे 15 kg आपको उठाना पड़ रहा, यानी टोटल वेट कितना उठा रहा, 15 इंटू जी, तो आप 150 न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल से भी पहले चलो इस सवाल को करते हैं। ठीक है, सभी लोग इस सवाल में करें, टेंशन वन टेंशन टू निकालना है। तो मान लो मैंने इधर का टेंशन वन ले लिया और इधर का टेंशन टू ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। देखो बेटा, इस सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो मैं आपको कौन सा तरीका, जो बेसिक मेथड है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ शायद सही है। देखिए बेटा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अपने को पता है ना। तो 30 डिग्री होगा, तो और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, नीचे की तरफ अपने पास 70 लग रहा। तो देखो बेटा, अगर हम लोग इसके प्रोजेक्शंस को लेना स्टार्ट करें, इसके प्रोजेक्शंस को लेना स्टार्ट करें, तो ये साइड में प्रोजेक्शन कितना होगा, अपने को पता, T1 फोर्स इधर लग रहा। T1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा ये हम लोग जानते हैं, कौन सा लगेगा कंपोनेंट बेटा। बिल्कुल, तो मैंने क्या बताया था कि जिन दोनों के बीच में हो एंगल, आप उसको कॉस लेकर चले जाएं। तो ये आ सकता है T1 कॉस 30 डिग्री, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। और परपेंडिकुलर वाला कितना आ गया बेटा, वो आ गया अपने पास T1 साइन 30। तो आप एक्स एंड वाई डायरेक्शन को देखें आप। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें, या वाई डायरेक्शन में, चलो देखते हैं वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में देखें, तो वाई डायरेक्शन में आप पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो आप वाई डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लिख दें, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब एफ नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखो बेटा, ऊपर की तरफ लगने वाला वाई डायरेक्शन में फोर्स देखो, और नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 70 न्यूटन है, ऊपर की तरफ T1 साइन 30 डिग्री है। तो T1 साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 70 के बराबर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 1/2 इज इक्वल टू। वन बाय 35 तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 140 न्यूटन, आया ना, हाँ या ना, 140। यस सर। आया। चलो अब T1 और T2 को बराबर कर दो, तो ये आ गया T1 वाई एक्स डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 को लिख सकते हैं T1 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, T1 इंटू कॉस 30 मस्ट बी इज इक्वल √3। टू T2। तो T1 की वैल्यू 140, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 √3। 70 √3। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर चैट बॉक्स में था, बहुत बढ़िया, बधाई हो। इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जिसे लैमीज थ्योरम बताते हैं, और लॉ ऑफ साइन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो देखो बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वापस से कैसे लिख सकते हैं,
एक अपने पास इधर है T2, है ना, नीचे की तरफ लग रहा है कितना फोर्स अपने पास 70 न्यूटन, और यहां पर एक टेंशन T1 है। तो T1 कितना था याद करो, T1 कितना था, ये था 30 डिग्री और ये था 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा बताओ, सभी लोग बताओ, ये कितना डिग्री होगा, बताओ जल्दी अपने को। 150 सर। बिल्कुल 150 होगा। अपने को टोटल पता है कितना होता है 360 डिग्री का, 120 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो कितना हो गया 210, और टोटल है 360, तो माइनस करोगे तो ये 150 डिग्री आ गया। अब देखो 70 के सामने का एंगल कौन सा है, याद करो लॉ ऑफ साइन, अपने पास क्या था, P अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा लिखे थे हम लोग, एंड R अपॉन साइन बीटा लिखे थे। तो कौन कौन सा था, सबके सामने का एंगल, तो 70 के सामने का एंगल कौन सा है 50, 150, तो आप लिख सकते हैं क्या 70 डिवाइडेड बाई साइन 150, साइन 150। T1 के सामने का क्या है, T1 अपॉन साइन 90, साइन 90। T2 के सामने का क्या है, T2 के सामने का T2 अपॉन साइन 120। अच्छा, अब बात करते हैं साइन साइन 150 का वैल्यू कितना, साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। कैसे लिख यस सकते सर। हैं बेटा, सबको मैंने पहले भी बताया, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 के बराबर है, और कोई प्लस माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो पहले दोनों को बराबर करते हैं, तो ये आया 70 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, यानी T1 की वैल्यू आ गई 140। क्या यही था पहले भी, यही था क्या, यस सर। T2 की यस वैल्यू को सर। बराबर कर दो, T2 की वैल्यू को बराबर कर दो, तो T1 की वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू T2। साइन 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 60 डिग्री के बराबर होगी, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी वही 70√3 के बराबर। क्या समझ में आया सेकंड मेथड भी। इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, अच्छा, अगर बेटा लिफ्ट ऊपर जा रहा है किसी एक्सलरेशन ए से, तो आप खुद भी फील कर सकते हो, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो आपको आपका वेट ज्यादा फील होता है या कम फील होता है, अंदर बैठेंगे ना और लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको फील होगा ना कि नीचे आपको कोई दबाया है, नीचे की तरफ फोर्स लगा, क्यों, जैसे आप लिफ्ट के अंदर बैठता, अब इसको अभी मैं आपको रिलेटिव से एग्जांपल देता हूं, बाद में इसको स्यूडो के कंसेप्ट से समझेंगे हम लोग। तो रिलेटिव में याद करो, अगर आप अंदर बैठते हैं बस के, तो आपको दुनिया कैसी लगती है, पीछे की तरफ जाते हुए ना, तो जैसे ही फ्रेम यस ऑफ सर। रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में, तो जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर बैठे तो एक्सलरेशन पीछे की तरफ लगने लगा, बाहर में ऊपर की तरफ था लिफ्ट के अंदर ए की तरफ, नीचे में एक और जी लग रहा, यानी कि आपका वेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस केस में m g प्लस ए, मतलब आप रिप्लेस कर दिए हैं क्या, रिप्लेस रिप्लेस g बाय जी इफेक्टिव, बाय जी इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस करेंगे, और जी इफेक्टिव कितना है जी प्लस ए। मान लो अब की बार ऐसा हुआ कि लिफ्ट नीचे आ रहा, लिफ्ट नीचे आ रहा, तो फील करके देखना, फील करके देखना क्या है, जी प्लस, आप अंदर बैठोगे तो आपको क्या होगा, कम हो आपको जाएगा फील सर होगा, वेट। बिल्कुल आपको फील होगा ना वेट मेरा थोड़ा कम हो गया। आपको इसका मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, कि आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में बैठे, है ना, लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट नीचे आ रहा, सडनली कोई ऐसा आ जाए, सडनली कोई कपाला जैसा व्यक्ति आ गए, वो क्या करे, लिफ्ट का वायर कट कर दिया, तो आपको क्या लगेगा, क्या आप जमीन पे रहेंगे कि आप उड़ जाएंगे थोड़ा हवा नहीं में, सर, थोड़ा उड़ उड़ जाएगी। जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जी नीचे से जो लिफ्ट जिस स्पीड से गिर रहा वो हो जाएगा क्या जी, जी से वो फ्री फॉल में गिरने लग जाएगा। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगने लगा, ऊपर की तरफ ए और नीचे की तरफ जी लग रहा था। तो इस केस में जबकि लिफ्ट मूव करेगा, इफ लिफ्ट if lift move downward, if lift moves downward, तो क्या हो रहा, रिप्लेस जी बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना है जी माइनस ए है, जी माइनस ए। यानी कि यहां पर जो वेट लगेगा वो एम जी माइनस ए लगेगा। क्या ये सबको समझ में आया, अगर ये बेटा सबको समझ में आया है ना,
तो मैं अगले जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसी को चलते हैं कि अगर अगर मैं ये बोल दूं कि पहले वाले केस में लिफ्ट में पूरा का पूरा सिस्टम रख दिया, पूरा का पूरा सिस्टम रख दिया, तो टेंशन के जगह पे क्या हो जाएगा, m इंटू जी के जगह पे क्या हो जाएगा, जहां जहां जी है वहां पे आप जी इफेक्टिव लिख देंगे, यानी यहां पे कितना हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा होगा तो कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकेंड केस के लिए भी लिख सकते हैं, थर्ड केस के लिए भी लिख सकते हैं। तो आप नोट डाउन करके क्या लिखें, नोट डाउन करके क्या लिखें, सब लोग लिखे नोट डाउन करके, इफ वी पुट इंटायर सिस्टम इन लिफ्ट इन ऑल द केसेस, इफ वी पुट इंटायर सिस्टम, लिखिए सब लोग, इफ वी पुट इंटायर सिस्टम इन द लिफ्ट and we accelerate the lift in upward direction, we accelerate the lift in upward direction, accelerate the lift in upward direction, then replace g by g effective, then replace g by g effective, which is g plus a, which is g plus a. Next, if we put entire system in a lift and a lift move downward with acceleration a, and a lift move downward with acceleration a, then replace g by g effective, which is g minus a in all the cases. टाइप पे आज हम लोग सिर्फ अभी टाइप ही देखेंगे। मान लो वही 3 4 कुछ भी ब्लॉक ले सकते हैं, तो सपोज मैंने जनरली ले लिया 3 ब्लॉक, m1 लिया, उसको रस्सी से बांध दिया, m2 लिया, फिर उसको ले लिया m3 ले लिया, है ना, m3 ले लिया और इस पे लगा दिया फोर्स F। ठीक है, तो आपको बताना है कि टेंशन 1 और टेंशन 2 कितना होगा। तो मान लीजिए यहां पे जो टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन 1 है, यहां पे जो लग रहा होगा वो टेंशन 2 है, तो अपने को टेंशन 1 टेंशन 2 लेना है। तो इसको मैं आपको एफबीडी से भी बताऊंगा जो सबसे बेसिक है, और दूसरा डायरेक्ट भी निकालना बताऊंगा। तो एफबीडी क्या बोला था, याद करो कि पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन सम ऑफ द मास। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ है। दूसरा क्या बोला कि आप जिसको भी एनालाइज करना चाहते हैं उसको लिखें। तो मान लो मैं M3 वाले ब्लॉक को एनालाइज करना चाहता हूं, तो मैंने M3 को लिखा, M3 का आगे की तरफ एक्सेलरेशन है A, फोर्स है F, पीछे की तरफ टेंशन है T2। तो आप क्या लिखेंगे, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A। ठीक है, यहां से आप क्योंकि A पुट करेंगे तो आप टेंशन 2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को निकालना हो, T1 निकालना हो, तो T1 को आप क्या लिख सकते हैं, T1 को आप क्या लिख सकते हैं, M1 इधर है, इस पे एक ही फोर्स आगे लग रहा T1 पे, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स है और वही है M1 इंटू ए है। तो ये हम लोगों ने FBD से सॉल्व किया। क्या समझ में आई ये बात। अब सेम चीज को M2 से भी आप ले सकते हो। तो M2 पे लिखा, M2 पे आप क्या लिखेंगे, T2 आगे की तरफ लग रहा, T2 T1 माइनस पीछे की तरफ लग सर। रहा, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो क्या लिखेंगे आप, नेट फोर्स T2 माइनस T1, और T2 को आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, T2 निकल रखा है, माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। यहां से भी निकालेंगे अगर हम लोग T1 तो सेम ही आएगा। आओ बेटा, अब सेकेंड केस देखते हैं, है ना, जो मैं आपको बोलता हूं कि सबसे शॉर्टकट मेथड है, आराम से आप निकाल सकते हैं, लॉजिकल है कि आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, सबको एक्सेलरेशन निकाले। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन नेट मास, मास नेट निकाल सकते हैं। अब अगर अपने को T2 निकालना है, ठीक है, तो आप T2 पे बैठ जाएं। T2 पे बैठे अगर, तो आपको कितना मास को खींचना पड़ेगा, आप T2 पे बैठ गए, कितना मास को खींचना पड़ेगा, M1 प्लस M3 M2,
है ना। m1 प्लस, देखो यहाँ पे बैठे, आपको खींचना है, आगे की तरफ खींचना है, तो इस पूरे को आगे की तरफ जो खींचने वाला मास है, बैठो ना, आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा कितना मास है, कितना मास है, 2 मास है सर, तो अपन आगे की तरफ खींच रहे होंगे, कितना आगे की तरफ टोटल मास खींचना आपको, 2 मास है m1 प्लस m2। तो आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी T2 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टोटल मास जो कि m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, यही आंसर आ जाएगा, आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप T1 निकालना चाहते हैं, T1 पे बैठ जाए, T1 पे बैठ जाए, तो T1 पे जैसे ही आप बैठेंगे, T1 पे जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको, अरे भाई साहब ये कलर क्यों नहीं आ रहा, M1 दिखेगा कि सर मुझे तो M1 को खींचना है, T1 पे बैठे हैं आप, है ना, तो आपको क्या दिखेगा, आप एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का, A है, तो T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू A, डायरेक्टली आंसर और सही आंसर। समझ में आया क्या। बस ये पार्ट हम लोग तब नहीं लगाएंगे जब स्प्रिंग होगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन चेंज होता रहता है, इसीलिए नहीं लगा सकते। स्ट्रिंग है मतलब रस्सी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पीछे वाला जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है, उसका मास कितना है, 7 kg है, ठीक है। तो इस सवाल को आप देखें तो एक 3 kg इधर है, इसके बाद टेंशन बीच में है, एक 5 kg है, और सबसे पीछे है 7 kg है, ठीक है। आपको क्या बोलना है, टेंशन T1 एंड T2 निकालना है, यहां पे लग रहा है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। आपको क्या निकालना है, टेंशन 1, यहाँ पे है टेंशन 1 और यहाँ पे है टेंशन 2। जो मेथड बताया अभी अभी, आप लोग सब उससे 2 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व कर सकते हैं, करके बताए जरा। हाँ, देख बेटा, अपन एक्सेलरेशन नेट निकाल लें, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, टोटल मास, टोटल मास 8 कितना आएगा है, सर। टोटल है अपने पास, फोर्स देख लो, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स 120 न्यूटन, और नीचे कितना है, 7 3 10 15, तो आया एक्सेलरेशन 8, है ना। T1 पे बैठ जाओ, तो जैसे ही आप T1 पे बैठे हैं, आपको कितना मास खींचना दिख रहा है, आपको दिख रहा 12 kg सर खींचना पड़ रहा है T1 को, तो एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 8 है, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 × 8, मतलब कितना आ गया, 96 न्यूटन डायरेक्टली। T2 को देखना है, T2 को कितना, 7 kg का है, एक्सेलरेशन 8 है सामने की तरफ, तो T2 इज इक्वल टू कितना आया, T2 इज इक्वल टू आ गया कितना, 7 × 8 56। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3 सबको चल यस गया सर। बेटा।